नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। राजनीति में अक्सर कई बातें जनसभाओं और वादों में ही अच्छी लगती हैं। इन बातों को अगर असल में अमल लाया जाए तो फिर कई विवाद पैदा हो जाते हैं जिनका जवाब बनाए नहीं बनता। इन दिनों राजस्थान में बीजेपी की हालत कुछ ऐसी ही है। पहले शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर पार्टी आलाकमान का आदेश मानने से इनकार करने वाले नेताओं को इस बार कई जगह नया फरमान दरकिनार करना पड़ा। चाहे सवाल जनप्रतिनिधियों के घर वालों को चुनाव लड़ाने का रहा हो या फिर पार्टी पदाधिकारियों के खुद मैदान में उतर जाने का, हर जगह कथनी और करनी में फर्क साफ दिखा। ऐसा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। और अगर सब राजी नहीं थे तो फिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया, ये इससे भी बड़ा सवाल होगा। आज बिग फाइट में बीजेपी के इसी भौरजाल पर बात करेंगे, साथ ही आपकी राय पर भी चर्चा जारी रहेगी। बीजेपी ने अगर नियम बनाए तो वो फिर क्यों भंवरों में फंस जाते हैं परिणामी, और क्यों नेताओं की राय के बीच में दो राय हो जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आज बात होगी। फिलहाल चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी भी इस बातचीत में हमारे साथ हैं। उम्मीद करेंगे कि बीजेपी के नेता और सामाजिक चिंतक जल्द हमारे बीच में पहुंचे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी पेशकश को दिखाने की कोशिश करते हैं कि तस्वीर का रुख कैसे था और कैसे बदला। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां परवान पर है। इस बीच एक बहस छिड़ी शिक्षा को अनिवार्य किए जाने के नियम पर। अब पहले चरण की वोटिंग से पहले फिर बीजेपी अपने बनाए नियम के भंवर में फंसती दिख रही है। मसला टिकट वितरण को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस का है, जिसमें सूबे में बीजेपी के मुखिया अशोक परनामी ने साफ साफ कहा था कि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के घर वाले चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने सिद्धांत की बात करते हुए नाथद्वारा से विधायक कल्याण सिंह की पुत्र वधू को पर्चा वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक तो सब रीति और नीति के मुताबिक चला था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका जवाब अब पार्टी के पास नहीं है। मामला चाहे प्रतापगढ़ में मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे और बहू को चुनाव लड़ाने का हो या फिर बीकानेर में पार्टी के पदाधिकारियों के खुद मैदान में उतर जाने का। आखिर क्या कारण है कि सिद्धांत का दावा करते परिणामी इस मामले में बैकफुट पर है? क्या पार्टी के नेता खुद के अध्यक्ष को नहीं सुनते, या फिर पार्टी को जीत के लिए कहीं कहीं समझौता करना पड़ा, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई नेता पार्टी की गाइडलाइन से खुद को ऊपर मानता हो, वरना बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल सकती थी, जहां टिकट के लिए सिर्फ कांग्रेसी होना ही काफी था। तो ये तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से इस तस्वीर को देखा जाए। हम इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि का, उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और जवाब देंगे। लेट लतीफी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उससे पहले राजेंद्र राज जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि अगर नंदलाल मीणा अपने बेटे और बहू को चुनाव लड़ाते हैं, रामलाल गुर्जर आसिंद से अपने बेटे और पोत्र को पर्चा भरवा देते हैं, एक बेटे का पर्चा खारिज हो जाता है और पोते का पर्चा अगर मंजूर होता है, सिंबल मिलता है, उसके बाद में पार्टी को पता लगता है और फिर जो नाम वापसी का दौर चलता है, वो फजीयत की बात होती है। विधायक कल्याण सिंह को पार्टी ने रुस्वा किया, कल्याण सिंह ने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये एक और बड़ा सवाल है। कहीं फर्क नजर आता है परिणामी और पूरी पार्टी के बीच में? नहीं, बहुत फर्क है। आप इसको इस नज़रिए से देखिएगा कि ये जो व्यवस्था थी लोकतंत्र में परिवारवाद, वो कहाँ से चला। अपन 60-65 साल का आज़ादी का इतिहास देखें और उससे पहले देखें तो आपको पता लगेगा कि जो परिवारवाद की थी, राजशराई की जो परंपरा थी कि राजा का बेटा राजा मान लिया जाता था, और लोकतंत्र में भी वही व्यवस्था बढ़ती चली गई। और ये कहना चाहिए कि इसको कांग्रेस के समय में जो कल्चर डेवलप हो गया परिवारवाद का, उसने इसको फलवित किया, पोषित किया। अब इस परिवारवाद पर चोट करने की व्यवस्था पहली बार नरेंद्र मोदी ने आकर के शुरुआत की है।
इसकी सराहना की जानी चाहिए। बीजेपी के साथ जो स्थिति है मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर पहले इस बात की सराहना करनी चाहिए कि उस बीमारी को, उस दीमक को जो संभल, जो लोकतंत्र में मजबूती का था, उस प्रतिभा को और योग्यता को जो टिकट मिलना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद को जो पोषित हो रही थी कांग्रेस ने जो दिया, उसको कम से कम नरेंद्र मोदी ने आकर के रोकने की कोशिश की है, उस दीमक को खत्म करने की कोशिश की है। एक बात तो ये हुई, उसकी तो सराहना करनी चाहिए। अब रहा दूसरा सवाल कि बीजेपी की स्थिति कहाँ है। बीजेपी को इसको दो कारणों से देखना चाहिए। एक तो ये कि जो 60-65 साल से जो परिवारवाद का जो जमा हुआ था, जो कल्चर जम गया, विकृत संस्कृति जो पैदा हो गई थी, जो लोकतंत्र में आ गई थी, उसको एक साथ नहीं समाप्त किया जा सकता। एक बात तो ये है। उसकी दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है बीजेपी राजेंद्र राज जी, लेकिन आपको फर्क नजर नहीं आता यहाँ पर? सीधा फर्क है, मंत्री के लिए अलग बर्ताव और विधायक के लिए अलग तस्वीर। जी, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मंत्री के लिए और एमएलए के लिए नहीं है, ये बात मैं भी कहता हूँ। दूसरी बात कहता हूँ, हो सकता है बीजेपी के पास उस जनजातीय क्षेत्र इलाके में उनका संगठन मजबूत नहीं हुआ हो, ये एक सवाल हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक शुरुआत की है, इस बात की सराहना करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये कि क्या जो नंदलाल मीणा 77 से लगातार मंत्रिमंडल में मंत्री बने आ रहे हैं, बीजेपी का जब भी मंत्री बना है उसमें वो मंत्री रहे हैं, तो क्या प्रतापगढ़ में ऐसी स्थिति थी जो बीजेपी का संगठन नहीं है, कैडर बेस नहीं बना पाए? ये एक सवाल जरूर है। लेकिन ये सवाल है कि जनजातीय क्षेत्र में बीजेपी का उतना जनाधार नहीं है, ये भी इससे साबित होता है। ये दो मुद्दे हैं। एक तो परिवारवाद पर जो, चलिए ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप राजेंद्र जी की इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? आपको लगता है कि पार्टी इस आधार पर अगर कोई गाइडलाइन तय करती है, कांग्रेस में अगर आपके लिए सचिन पायलट कोई गाइडलाइन तय कर दे, फिर वहां फर्क नजर आने लगेगा? मैं अश्विनी जी बिल्कुल यही बात कहना चाहूंगी कि इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप क्या नियम बना रहे हैं, क्या गाइडलाइन तय कर रहे हैं, और जब आप कह रहे हैं तो आप क्या बात कह रहे हैं, और जब उसको इम्प्लीमेंट करने की चीज आ रही है तो आप उससे पीछे हटते हुए दिखते हैं या पार्टी में विरोध सामने आता है। ये पार्टी के सिद्धांतों पर चलने की जो बात है वो है। अभी राजेंद्र जी ने एक बात कही कि हो सकता है वहां पे पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो, इतने लंबे समय से चला रहा हो, एक इतने समय से मंत्री चला आ रहा हो, और वो अगर वहां पर पार्टी के संगठन को मजबूत ही ना करे, ये तो कितनी बड़ी बात है। मतलब ये कितना बड़ा, इसका मतलब उन्होंने पहले से तय कर रखा था किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना। मैंने पहले उठाया ये कि 77 से जो मंत्री हैं और वो अपने संगठन नहीं बना पाए, तो इसका मतलब बीजेपी की नेतृत्व को सोचना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब इसकी कमी कहाँ है? इसका मतलब ये है कि वो चाहते ही ये थे शुरू से कि यहाँ पर मैं किसी और लीडर को पनपने ही न दूं, मुझे मेरे ही परिवार से यहाँ पर किसी न किसी को आगे बढ़ाना है। एक ऐसी सोच और एक ऐसी मानसिकता पनप रही है। वो वंशवाद का परिचय हो सकता है, हो सकता है कि मैं आगे आकर कोई उस विरासत को बढ़ाए। बिल्कुल, मैं इस बात को एक तरीके से और लेना चाहिए। इन्होंने बहुत सही बात कही, नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि हम किसी तरह से परिवारवाद को नहीं चलने देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कोई भी मुद्दा नरेंद्र मोदी जी का उठा करके देखिए, वो बात को कहते पहले सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा हुआ? लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं होता, स्टेट्स में नहीं हो रहा। जैसे आप पहले भी देखेंगे कि वसुंधरा जी के पुत्र को अगर मंत्री नहीं बनाया गया था कैबिनेट में, सेंट्रल कैबिनेट में, तब भी बड़े क्वेश्चंस उठे। तो ये केवल बात को कह देना अलग बात है, पार्टी में उसको बिल्कुल हम भी यही सवाल कर रहे हैं ज्योति जी की, ऐसा क्यों है? कह देना अलग बात है और फिर उस पर अमल करना दूसरी बात है। कृष्णा, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, आपने एक मुद्दा और उठाया है इसमें अपनी रिपोर्ट में कि शिक्षा को इंपॉर्टेंस देने पर। मैं आऊंगा शिक्षा पर, आज हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि वंशवाद एक बड़ी समस्या है सियासत की और बीजेपी इसके सहारे भी कई जगहों पर सत्ता में आएगी। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े। कृष्णा जी बताइए क्या कहना है आपका? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं आज अभी ये आपकी देख रहा था न्यूज, मुझे एक शायरी याद आई, अगर आप इजाजत दे तो मैं बोलने की। जी बिल्कुल बताइए। सर उसमें जैसे अशोक पंडानी की तो एक ऐसी हालत होगी कि सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है। जी, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी तो कभी खफा लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। तो सर ये बीजेपी वालों की तो हालत ऐसी टाइट होती, किसको राजी करेंगे, किसको नाराज करेंगे। चलिए हमारे साथ इस चर्चा में मुकेश दाजीत जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सवाई सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा में बन चुके हैं। मुकेश जी सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर नाथद्वारा से विधायक कल्याण सिंह के पुत्र वधू का पर्चा खारिज हो जाता है, आसिन से विधायक रामलाल गुर्जर के पुत्र को वापस पर्चा लेने के लिए कहा जाता है, तो क्या कारण है कि नंदलाल मीणा के बेटे और बहू जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उन पर कोई बात नहीं होती? उसके लिए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कहते हैं कि पता नहीं
और पार्टी की प्रवक्ता का अलग बयान है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और उसके साथ ही एक बड़ा सवाल, बीकानेर में पार्टी के तमाम पदाधिकारी चुनाव मैदान में, ऐसा क्यों? अश्विनी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें। पहले मेयर साहब बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में एक प्रकार की एक नई पहल की है कि हमने रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिए हैं, और पार्टी ने आगे जाकर के उनको ये कहा कि आप विड्रॉ करिए। आप ये नहीं मानेंगे कि इसमें खामियां शुरुआत में ही आ गई? मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी हिम्मत किस बात कर रहे हैं कांग्रेस की? यहाँ तो वंशवाद ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा है। इन्होंने गाइडलाइन नहीं बनाई, इन्होंने राजीव गांधी जी को दिया है, तो हमने स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री दिए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने क्रांति ला दी। वो देश जानता है ना इस बात को, तो इस बात को तो देश जानता है कि आपने कितने स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री दिए। मैं कहना था आप आते ना, आप मैदान में आते, आप लेते, आप शिक्षा का मखौल उड़ा रहे। अगर कहीं शिक्षा को हमने लागू कर दिया, आप आपके नेता कह रहे हैं शिक्षा पर क्यों चले जाते हैं आप? आज वंशवाद पर डिबेट है, शिक्षा पर क्यों चले जा रहे हैं आप? मुझे मैं कहना चाहूंगा, आप वंशवाद पर बात कीजिए। कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आ रही कि इनके पास बीजेपी वालों के पास अपनी बात तो कहने को है नहीं। देखिए, कांग्रेस इनका केवल टारगेट रह सकती है। मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना, आप सुनिए, मैंने आपको तसल्ली से सुना, मैं बता रहा हूँ। आप मैं जिस जिले से आता हूँ, तीसरा मोड़ा जी, पूरी उनकी जेब में रहती थी कांग्रेस। किस कांग्रेस को खड़ी करेंगे, कहाँ खड़ी करेंगे? कांग्रेस उनकी जेब, हमने कहा हम खड़े किए, हमने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, हमने कार्यकर्ताओं को मौका दिया। एक दो जगह कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो भी कोई स्ट्रेटेजी से प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके उस जड़ पर भी आऊंगा। सवाई सिंह जी, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा इस पर। अगर बीजेपी कहती है कि वंशवाद का खात्मा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी से लेकर अशोक परनामी तक इस सिलसिले को बरकरार रखा जाता है, और अशोक परनामी उसे संगठन में भी लागू करने की बात कहते हैं, और फिर काम नहीं होता, तो क्या समझा जाए? एक तरह से बात ठीक है, क्यों वंशवाद के उसमें तो कांग्रेस ने भी भुगता है, और लेकिन बीजेपी में वंशवाद नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। आप देखेंगे बीजेपी में भी बहुत सारे लोग, भले आज ये जब लोकल बॉडीज की बात आई है, हाँ, सियासत में विरासत कोई पुरानी बात ये बातें आई हैं, लोकल बॉडीज सबसे नीचे के स्तर पर यहाँ कह रहे हैं। ऊपर देखिए ना आप, राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के ही बेटे जी हैं, सांसद हैं, और भी दूसरे बहुत सारे हैं। नहीं, हम इसको मान लेते कि एक अच्छी पहल रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पहल को पार्टी के नेता स्वीकार करने के लिए तैयार है या थोपा जा रहा है? लेकिन इस पर मजबूती के साथ ये टिके रहेंगे या केवल ये प्रचार इस तरह का जो आप प्रचार कर रहे हैं और लोगों में ये छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वंशवाद पर नहीं चल रहे हैं और नहीं चलेंगे जी, नहीं चलने की बात आगे भविष्य में, ये तो अभी तो शुरुआत हुई है ना सर, धीरे धीरे आगे देखना होगा। बिल्कुल सुनी जी, मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी राजनीतिक दल के लिए ऐसा कदम उठाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मानता हूं इस बात को, अच्छी पहल थी, लेकिन क्या माना गया, ये मेरा सवाल है। सुरेश जी प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, बताइए सर। हेलो सुरेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, लगता है ठीक से आवाज नहीं पहुंच रही कॉलर तक। यहां ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे अशोक परनामी और कैलाशनाथ भट्ट, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, दोनों के बयान के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर परनामी कोई संदेश देते हैं तो फिर उसको पार्टी और तमाम नेता किस तरह से लेते हैं और किस नजरिए से लेते हैं। ब्रेक के बाद पार्टियों का कथनी और करनी में हर बार फर्क रहता है, वही सवाल है। ये जो गाइडलाइंस जारी होती हैं, ये सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए जारी की गई होती हैं। सामान्यतः बड़े नेता जो हैं वो अपने नीचे नए छत्रपों को खड़ा नहीं होने देते। अभी तक हमारे पास केवल मात्र नाथद्वारा से हमें सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर हमने उसे कंफर्म किया और कंफर्म करने के बाद हमने उन विधायक महोदय को बोला
कि पार्टी की नीति के अनुसार किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई भी रिश्तेदार, परिवार का रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ सकता। हमने उनको बोल दिया है। ऐसे और भी कोई केस हमारे सामने आएंगे तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। SC ST के इलाकों के क्षेत्र में हमने ये छूट पहले भी दी थी, आज भी दी है, और जहाँ जहाँ ये प्रश्न, ये विषय हमारे केंद्र प्रदेश नेतृत्व के समक्ष आए हैं, तो वो छूट लेकर जिनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी है, वो उसमें से वो जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं वो प्रतिनिधि के परिजनों में लड़ने की छूट प्रदेश स्तर पर देने का नियम बनाया था। उस नियम की जिन्होंने पालना की है उन विषयों को अलग रखें, और जिन्होंने नियम की पालना नहीं की, अंधेरे में रखा, वो प्रकरण कल्याण सिंह जी वाला। अपने अखबारों के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी मिली है। निश्चित रूप से हम उसकी जानकारी वहां से जुड़ा रहे हैं और जानकारी मिलने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज हमारा सवाल है, पंचायत चुनाव में बीजेपी के बनाए नियम क्या अव्यावहारिक है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी इस सवाल पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कुछ देर पहले आपने अशोक परनामी को सुना। जो पहली बार अशोक परनामी बोल रहे थे वो 8 तारीख यानी कल की दोपहर की बात थी। शाम को कैलाश नाथ भट्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस पर सफाई देते हैं और बोलते हैं नंदलाल मीणा को ST क्षेत्र होने के कारण छूट दी गई। लेकिन आज जब फिर अशोक परनामी से वही सवाल दोहराया जाता है तो उनकी राय अलग होती है। उनका कहना है कि पार्टी को जानकारी नहीं थी। पहला सवाल, क्या पार्टी प्रदेशाध्यक्ष को ये जानकारी नहीं है कि मंत्री के घर वाले, बेटा और बहू, एक घर से 2-2 लोग चुनाव में उतर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, मंत्री को क्या शर्तों की जानकारी नहीं थी, जैसा कि कैलाशनाथ भट्ट ने बताया और जैसा कि अशोक परनामी ने बताया? क्योंकि परनामी के मुताबिक नंदलाल मीणा भी उतने ही बड़े आरोपी हैं इस नियम की अवहेलना के जितने कल्याण सिंह और रामलाल गुर्जर हुआ करते थे। भंवरलाल जी, आप इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। भुआना से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मुकेश जी, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। कैलाशनाथ भट्ट झूठ बोल रहे हैं या अशोक परनामी अंधेरे में है, या दोनों किसी की बात नहीं सुनते? देखिए, मैंने अभी आपके चैनल से दोनों स्टेटमेंट देखे हैं। निश्चित रूप से पार्टी को जानकारी है, पार्टी को इस संबंध में जानकारी यहाँ भी गई है। अशोक परनामी मीडिया से झूठ बोल रहे थे कि उनको जानकारी नहीं है। उस समय जब 8 तारीख की जो बात करें, उस समय हो सकता है जानकारी नहीं हो, क्योंकि पंचायत चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुना था, आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरे सहयोगी लाल सिंह हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी इस बारे में जान लेंगे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तीसरे नंबर पर बाइट लगी थी, पहले अशोक परनामी, कैलाशनाथ भट्ट और फिर अशोक परनामी, जो अशोक परनामी आखिर में थे वो आज शाम के हैं। तब भी उनको जानकारी अखबारों के माध्यम से मिली और वो कार्रवाई की बात करते हैं। तो फिर छूट किसकी, जिसका कैलाशनाथ भट्ट जिक्र कर रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि निश्चित रूप से जो प्रतापगढ़ का विषय है उसमें पार्टी बहुत गंभीरता से सारे विषय को ले रही है, और मैं समझता हूँ कि गंभीरता दिख रही है। मुकेश जी, ये गंभीरता दिख रही है। राजेंद्र राज जी, क्या ये गंभीरता से ले रही है? आपको लगता है? मैं कहना चाहूँगा कि ST के जो क्षेत्र है, गंभीरता से नहीं ले रही है इसको, और इसको सही कहना चाहिए। बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं बन रहा है कि क्या करें। उनको बड़ी ओवाफो की स्थिति में इसको आप कैसे समझेंगे? प्रदेशाध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं या प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, या प्रवक्ता को पता ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ के आ गए? नहीं, मुझे लगता है प्रवक्ता को तो सब पता है। प्रदेश अध्यक्ष को जवाब नहीं सूझ रहा कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि उस पर एक्शन लेना सहज नहीं है। नंदलाल मीणा छोटी चीज़ नहीं है। नंदलाल मीणा बहुत ताकतवर व्यक्ति है, क्योंकि वहाँ पर आज की तरह जैसे कांग्रेस के कभी भीखाबाई की जो स्थिति होती थी, आज बीजेपी में वही स्थिति आदिवासी क्षेत्र में नंदलाल मीणा की है। उन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। जो लोग पुराने लोग हैं वो जान सकते हैं भीखाबाई का क्या कद्दावर नेता थे। आज नंदलाल मीणा की वही स्थिति है। और दूसरे, नंदलाल मीणा वो व्यक्ति हैं जिनको लेकर के मुख्यमंत्री, जो आज मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसे में प्रवक्ता को सफाई देने के लिए नहीं आना चाहिए था? पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पर छोड़ देते बात को, तो कम से कम बाजार में मजाक तो नहीं बनता। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। भंवरलाल जी, आप बुहाना से जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, मैं ये कह रहा था, ये मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ स्टार्टिंग से जी, और सर मैं भुक्तभोगी भी हूँ इनका। ये दोनों पार्टियां भ्रष्ट लग रही हैं सर मेरे को, ये आपका देखते हुए प्रोग्राम जी, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे 2 लड़के हैं सर, दोनों डिसेबल है, विकलांग जी, और दोनों पार्टियां 5-5 साल गहलोत सरकार भी रह चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रह चुकी है सर जी। लेकिन दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं, ये दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं। कोई तीसरी पार्टी
सामने आएगी तो ही देश का उद्धार हो सकेगा। शुक्रिया भंवरलाल जी इस चर्चा में आने के लिए। आपका अपना दर्द था, हम समझ सकते हैं। शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। लेकिन मसला सीधी सी बात है, राजनीति में वंशवाद से जुड़ा हुआ है। सवाई सिंह जी, इस तस्वीर को कैसे समझा जाए? क्या राजनीतिक पार्टियां वोट के लिए छलावा करती है? इसको क्या माना जाए? बीजेपी का छलावा था ये? देखिए, ये अश्विनी जी ठीक बात है। एक तो असलियत में क्या है और दिखाते क्या हैं, ये तस्वीर जो बनती है ना, ये थोड़ी ठीक नहीं है। पार्टियां जब चुनाव आएगा तब बड़े बड़े आदर्श की बातें फेंकेंगे जनता के बीच में, जनता गुमराह हो जाती है और गुमराह होकर फिर उस तरफ मुड़ जाती है कि अब इनको देखें, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल, कुछ दिनों चाहे बाद, शिक्षा वाली बात दिनों हो बाद ही या फिर वंशवाद के खात्मे की बात, यूथ वोटर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक अट्रैक्शन का पॉइंट हो सकता है, और हो सकता है स्विच कर जाए वो यूथ वोटर, हो सकता है ऐसी सोच हो। बिल्कुल यही बात है। आप देखेंगे यूथ को, अब पिछले चुनावों में आप देखिए असेंबली पार्लियामेंट में यूथ को किस तरह से भ्रमित किया गया, असलियत में क्या तस्वीर रही, कुछ दिनों बाद ही सारी तस्वीर सामने आने लगी। इसलिए देखना यह है कि लोग गंभीरता से लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित जब तक नहीं होंगे, लोकतांत्रिक मूल्य सही मायने में अब तक नहीं स्थापित हो पा रहे हैं। दल अभी जैसे एक बोल रहे थे, वो भाई ठीक कह रहे थे, भले ही दोनों पार्टियों का सवाल नहीं है, पार्टियों ने स्वरूप इस तरह का ले लिया है, कोई से भी पार्टियां हों, उन्होंने स्वरूप ऐसा ले लिया है कि कुछ चीजें फेंके जनता के बीच में, उनको आकर्षित करें। चलिए ज्योति जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि इस दो नेताओं के, बीजेपी नेताओं के बयान में फर्क को आप क्या समझना चाहेंगे? देखिए, ये बयानों का फर्क जो है वो इस बात को साबित करता है कि बीजेपी इस समय जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिल रहे हैं और वो उससे जीत करके आ रहे हैं। इसलिए उनकी बात को सम्मान देना तो आज बीजेपी की ज़रूरत और आवश्यकता है। और चाहे वो कोई भी मसला हो, आप जितने भी बातें उठा करके देखेंगे, चाहे कि हम वंशवाद को नहीं चलने देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, स्वच्छता अभियान, आप जितने भी आप नरेंद्र मोदी जी के उठा करके देखेंगे, उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का दिखावा तो किया जा रहा है, पर एक्चुअल स्थिति में कुछ भी नहीं हो रहा। और यही बीजेपी के असली जो चाल चरित्र और चेहरे की ये बात करते हैं, वो असली चेहरा इन बयानों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वहां कहने की बातें अलग हैं, हमारा असली चेहरा तो ये है, और इसी तरीके से असली चेहरे से हम यहाँ पर इस चरित्र के साथ काम करते हैं। तो वो जनता के सामने वो सच्चाई सामने आ रही है। मैं दूसरी बात आपको और कहना चाहूंगी, अभी यहाँ पे शिक्षा की बात को लेकर के भी इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि हम शिक्षा के खिलाफ जा रहे हैं। बहुत गलत फहमी है आपको। कांग्रेस ने तो शिक्षा को हमेशा जो दिया है, बढ़ावा दिया है, और मैं नहीं कर, आपके नेता दे रहे हैं बयान, हम जो कह रहे हैं उस बात को आपके बयान दे रहे हैं, मैं जोधपुर में इंचार्ज हूं, आपके चंद्रबान जी बयान दे रहे हैं। में नहीं जारी करना चाहिए। एक तरफ तो आप वंशवाद में SC ST को छूट दे रहे हो कि हम SC ST में के लिए वंशवाद में तो छूट दे सकते हैं, लेकिन ज्योति जी ऐसा नहीं है, ये तस्वीर ऐसी नहीं है। ये बात कही है कैलाशनाथ भट्ट ने, प्रवक्ता है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को नहीं मानते, जांच की बात बोल रहे हैं। तो क्या आप जांच करवाएंगे? नंदलाल मीणा की सबसे बड़ा सवाल है, क्या नंदलाल मीणा की जांच होगी? मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या नंदलाल मीणा की जांच होगी, पर्चा वापस लेने की बात आएगी? मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इस बात का जवाब दीजिए। मैं वही आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। राजस्थान के 33 जिलों में से एक पर्टिकुलर जिले में, एक पर्टिकुलर पंचायत समिति में, एक पर्टिकुलर वार्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोकतांत्रिक पार्टी हमको कलम नहीं चला रहे हैं। मंत्री मैं आपकी बात मिसाल पेश कर देता है, आप इतना से जवाब दीजिए मुकेश जी। क्या नंदलाल मीणा पर कार्रवाई करेगी? आपके प्रदेशाध्यक्ष बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके प्रदेशाध्यक्ष बोल रहे हैं आप कार्रवाई करेंगे? मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आप देखिए, सारी कार्रवाई, सारी बातचीत जारी, और मैं समझता हूं सुबह होते होते कोई कुछ। चलिए लाल सिंह का रुख करते हैं, सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी लाल सिंह। चाहूंगा कि मैं जोधपुर में आपके पास आता हूँ। लाल सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे मुकेश जी, उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, हो सकता है उस सवाल का जवाब वहां से मिल जाए। लाल सिंह, आज शाम को बीजेपी दफ्तर पर अशोक परनामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आप मौजूद थे, उनका क्या कहना था? नंदलाल मीणा के मसले पर बीकानेर में पार्टी पदाधिकारी लड़ रहे हैं, उस मसले पर देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि ये जो मामला था कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, एक नियम बनाया कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके रिश्तेदार और परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, उनको चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इस नियम की पालना की बात करें तो उससे पहले एक लंबी फहरिस्त है। इसमें जो नेताओं ने अप्लाई किया है कि उनको, हम बात करें अर्जुन राम मेघवाल ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, संतोष अहलावत ने अपने पति के लिए टिकट मांगा, प्रभुलाल सैनी ने उनियारा से अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, कल्याण सिंह का मामला आपके प्रकाश में है ही, और तो ऐसे लगभग 1 दर्जन से अधिक नेता हैं इसमें जिन्होंने टिकट मांगा। अब पार्टी को जो
संकट खड़ा हुआ, नंदलाल की जो फांस पैदा हुई कहाँ से पैदा होती है? जब कल्याण सिंह वाला मामला सामने आता है, उसकी पुत्रवधू के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, तो इसके बाद जो कार्यकर्ता लगातार टिकट की मांग कर रहे थे या वो नेता जो अपने बिल्कुल लाल सिंह, ये तस्वीर हमारे सामने आ चुकी है और इसका रुख क्या हो सकता है हम उसी पर बात कर रहे हैं। अशोक परनामी ने नंदलाल मीणा पर क्या कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज जब उनसे पूछा गया कि नंदलाल मीणा खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो, चूंकि कल्याण सिंह के खिलाफ आप कार्रवाई कर चुके हो, तो उन्होंने साफ साफ कहा सुनी कि मुझे ये जो विषय है ये मीडिया के माध्यम से पता लगा है और अब नीति से समझौता नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या अशोक परनामी को ऐसी कोई जानकारी थी कि पार्टी की जितनी भी गाइडलाइंस तय की गई है उनमें SC ST क्षेत्र में छूट का प्रावधान हो, जनप्रतिनिधियों को अपने परिजनों को लड़ाने की छूट हो? देखिए असली इसमें एक बहुत साफ बात है, ये बिग फाइट चल रही है, इसमें एक साफ दर्शकों को बता दें कि पूरी तरह से परनामी को पता था कि जो टिकट दी गई है नंदलाल मीणा को, उनके पुत्रवधू और पुत्रवधू टिकट, इसके अशोक परनामी को पता था इस बात का, लेकिन चूंकि गले की फांस बन चुकी थी, अंदर विरोध काफी हो रहा था, इसको लेकर उन्होंने बचाव में बयान दिया है। पूरी पार्टी को पता था टिकट किसको दिया गया है, पूरे विश्वास में लेकर नंदलाल मीणा को टिकट दिया गया था, लेकिन कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद चूंकि ये मुद्दा पार्टी के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस तरह की बयानबाजी का एक दौर सामने। शुक्रिया लाल सिंह इस चर्चा में बनने के लिए। मदन जी चित्तौड़ से हमारे साथ जुड़े। मदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कॉलर डिस्कनेक्ट हो गया। मुकेश जी, अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सुनी जी यही कहना चाहूँगा कि 33 जिलों में से एक जिले में कहीं एक पर्टिकुलर वार्ड पे कोई प्रॉब्लम है तो पार्टी उसको सॉर्ट आउट करेगी। निश्चित रूप से जो विषय आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, जांच होगी, जांच के बाद में अगर विड्रॉ की बात आती है या बैठाने की बात आती है वो सब काम होंगे ना, इसमें कोई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक बीजेपी पूरे मामले को टेक इट ग्रांटेड लेने वाली है, निश्चित रूप से लेने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि आप इसको ऐसे ही लेने जा रहे हैं, क्यों राजेंद्र राज जी? नहीं, पार्टी तो निश्चित रूप से गंभीरता से लेगी, अब इसे मजबूरी हो गई है अब उनकी। कहाँ गंभीरता की बात आ रही है, आप बताइए, सार्वजनिक रूप से मामला उजागर हो गया है। मैं सुनी जी एक बात और, इसमें केवल मैं कोई इसमें बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बात करना चाहूंगा, नंदलाल मीणा का जो लड़का है वो ऑलरेडी प्रधान है, वहाँ सिटिंग प्रधान है ना, तो वो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वंशवाद को पनपन, मैं कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो आदमी पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, प्रधान भी है, तो पार्टी क्या एक्शन लेती है वो पार्टी। आज ओम बिरला पार्टी के दफ्तर पे थे, उनका कहना था कि ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि आम कार्यकर्ता को छूट मिले। एक मंत्री का परिवार अगर वहां पर काबिज हो जाएगा गांव में, फिर कल को विधायक बनेंगे और सांसद बनेंगे, तो फिर वहां का विकास किसके भरोसे? मैं यही बात कहना चाहूंगा कि 33 जिलों में से कहीं एक पर्टिकुलर जिले में कोई एक वार्ड में प्रॉब्लम हुई है, तो मैं राजस्थान के लगभग, मैं इसको दूसरे नजरिए से लूंगा। क्या नंदलाल मीणा पार्टी के लिए इतना बड़ा नाम है कि मजबूरी बन गई, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुछ नहीं बोल पाते, उनके लिए छूट की बात की जाती है? मैंने कहा ना, छूट का विषय नहीं है, विषय ये है कि उस सारे जो सर्कमस्टांसेस खड़े हो गए उस सारे में से पार्टी को अपने आप को, चूंकि हम ये चुनाव आज अपन इस बात की चर्चा कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना, अपना जिला प्रमुख बनाना, सारे विषय को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो ये है ना शर्तें, आपने अपनी शर्तों को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है। गाइडलाइन देकर वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। मैं सुनी जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, गाइडलाइन आप बनाते ना, गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता नहीं। देश केवल राजनीति में, ज्योति जी की पार्टी को पहले ही पढ़े लिखे लोग नहीं मिल रहे, गाइडलाइन तय कर देती तो और बुरी मुसीबत हो जाती इनके लिए। आप इसको समझिए, गाइडलाइन हम फॉलो करें, ये परिवारवाद हो चाहे वंशवाद हो, इस बारे में कांग्रेस की बात करने की स्थिति में नहीं है, कर ही नहीं सकते। लेकिन निश्चित रूप से गाइडलाइन फॉलो करें, उसको हम भी निश्चित फॉलो रूप करें। से बीजेपी ने सोच की है, शुरुआत की है, बहुत अच्छी की है। इस पहल की सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए कि इसको लोकतंत्र की मजबूती की दृष्टि में एक बड़ा कदम है ये। परिवारवाद को लेकर के, वंशवाद को लेकर कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने तो 60-65 साल में जो विकृत संस्कृति पैदा कर दी है इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को दीमक लगाने के लिए, उससे जैसे तैसे अब कुछ निकलने की प्रयास तो हो रहा है, इस बात की बधाई देनी चाहिए। अब उसमें से एक दो अपवाद होंगे, निश्चित रूप से उनका निराकरण होना चाहिए। और ये जो मामला बड़ा मुद्दा बन के आया है नंदलाल जी मीणा का, इसको निश्चित रूप से पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। जी, पंकज जी भरतपुर से, मदन जी चित्तौड़ से हमारे साथ जुड़े। पंकज जी, पहले आपके पास आते हैं जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ये छोटे चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं जी, तो इन चुनावों में मैं ये सोचता हूँ कि जो बात रखी है टिकट वंशवादी का मामला है, तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है, यही आज हम चर्चा में लेके आए हैं। शुक्रिया पंकज जी। मदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर मेरे एक मित्र है जो सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए वो मेरे से पूछवा रहे हैं।
जी जी, इनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो काला धन जो विदेशों से लाने की बात थी और 15 से 20 लाख रुपए जन धन योजना में खाते में जमा कराने की बात चल रही है, क्या ये सही है? दूसरा उनका आरोप है कि कांग्रेस ऐसा उन्हें करने नहीं दे रही है, क्या ये भी सही है? क्या ये पूछना चाहते हैं। मदन जी, ये एक अलग मुद्दा आ गया आज की बहस से। माफी चाहेंगे कि इस पर आपको जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑथेंटिक आदमी जो है वो इसके लिए होना चाहिए। शुक्रिया, आप बिग फाइट के साथ जुड़े। चलिए ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे बीकानेर संभाग का जिक्र करेंगे। बीकानेर के सह प्रभारी और प्रभारी कालीचरण सराफ और मनीष पारिक क्या बोलते हैं उस पर, फिर सफाई किस तरह से प्रदेशाध्यक्ष देते हैं और ओम बिरला की क्या राय होती है। ब्रेक के बाद कि जब वो सियासत के अंदर आ जाता है, उसकी एक पहचान बन जाती है, पहचान डेवलप कर लेता है, तो अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाने के बाद वो सियासत के अंदर आए, और इसको हम अगर वंशवाद कहें तो वो गलत है। सभी के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। सबसे पहले गाइडलाइन तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होना चाहिए।